गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आज हमें, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने लास्ट क्लास में वो बेंजोएटाइन वाला एग्जांपल कराया था ना, हम्म। उसमें जैसे आपने आया था वो जो कार्बोक्सिलेट आयन होएगा वो रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगा हम्म। रिपल्शन की वजह से, तो उसमें हम्म। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वो स्टेबलाइज नहीं करेगी उसको। अच्छा, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ऑक्सीजन के साथ तो था। कार्बोक्सिलेट आयन में कहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन? COO नेगेटिव में जो दो ऑक्सीजन है वो नीचे वाले जो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन है उनके हाँ, साथ। वो हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ है? आपने तो ऑर्थो वाला। मतलब आपने तो मतलब जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया था। मतलब तुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन भी नहीं क्लियर है? यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ होएगी नहीं। अरे पागल हो गया है क्या? ये हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या कंडीशन होती है? अच्छा ठीक है सर, आगे। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ। यहां तो ये कार्बन से बॉन्डेड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी? तो बच्चों, मैं आज फिजिकल केमिस्ट्री का +2 फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स। कैनेटिक्स वर्ड आया है फ्रॉम कैनेसिस। काइनेसिस मीन्स होता है मोशन और फ्लो। मोशन और फ्लो, ठीक है। केमिकल, साथ में केमिकल, तो इसका मतलब है कि अगर केमिकल्स का मोशन हो रहा है या केमिकल्स का फ्लो हो रहा है, तो जहां पे हम केमिकल्स के मोशन की स्टडी करते हैं उसको केमिकल कैनेटिक्स बोलते हैं। अगर हम मोशन की बात करें तो यहाँ पे मोशन का मतलब है कि स्पीड ऑफ चेंज। स्पीड ऑफ चेंज से मतलब है। तो आप याद करो, थर्मोडायनामिक्स जब हम लोगों ने 11th में थर्मोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, तो वहां पे हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा था कि थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर कोई बड़ा सैंपल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स के लॉज को हम अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम एक एटम या मॉलिक्यूल या कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लेवल पे अगर हम स्टडी करना चाहें, तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके से आपने ये भी पढ़ा था कि जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं उनमें स्पीड ऑफ चेंज को कंसीडर नहीं किया जाता। मतलब टाइम एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नहीं कंसीडर किया जाता, ठीक है। वो टाइम एलिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि स्पीड ऑफ चेंज की स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स की बजाय यहां पे करते हैं, जिसको केमिकल कैनेटिक्स बोलते हैं। थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि एक प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा। वहां से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन या एक पर्टिकुलर चेंज अंडर गिवन कंडीशन होगा या नहीं होगा।
लेकिन अगर वो होगा तो क्या उसका जो चेंज है वो फास्ट होगा या उसका चेंज स्लो होगा, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हमें कुछ भी गाइड नहीं करते। ठीक है, तो स्पीड ऑफ चेंज यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी हम साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो आप नोट करो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखो। branch of science which deals with branch of science which deals with the rate of reaction, branch of science which deals with the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, factors affecting the rate of reaction, and the mechanism of the reaction, and the mechanism of the reaction is called chemical kinetics, is called chemical kinetics। ठीक है, तो बोल रहा है कि साइंस की वो ब्रांच जहां पे हम रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करते हैं और रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसको हम केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो अगर एक केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बात आती है कि जो स्पीड ऑफ चेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो जो दूसरे फैक्टर्स हैं लाइक टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है, ठीक है, सनलाइट का एक्सपोजर है, तो इस तरीके के फैक्टर्स पे तो वो डिपेंड करता ही है। साथ में वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो बॉन्ड वीक है या स्ट्रांग है, और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है या ज्यादा है, इस बात पे भी स्पीड ऑफ चेंज डिपेंड करता है। अगर मान लो किसी रिएक्शन में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि वहां पे जो पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो वीक है और जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्ट्रांग है, तो ऐसी रिएक्शन को फास्ट होना चाहिए। या अगर मान लो पुराना बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो स्ट्रांग है और नया बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो वीक है, तो ऐसी रिएक्शन को स्लो होना चाहिए। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ चेंज है, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अभी हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में मेनली स्टडी हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन लिखो रेट ऑफ रिएक्शन की, लिखो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, change in molar concentration of reactant or product with respect to time, change in molar concentration of reactant or product with respect to time is called rate of reaction, is called rate of reaction। आगे लिखो being a rate, being a rate
this value being a rate, this value can never be negative. क्योंकि ये एक रेट है, इस वजह से ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई भी रेट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अब जैसे देखो, अगर हम मान लो एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, R कन्वर्टेड इनटू P, रिएक्टेंट R गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट P, और T इज इक्वल टू 0 पे हम ये बोल रहे हैं कि R का कंसंट्रेशन CR0 और P का कंसंट्रेशन 0। एट सर्टेन टाइम T R का कंसंट्रेशन है CR और P का कंसंट्रेशन है CP। ठीक है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to डेल्टा C बाय डेल्टा T होना चाहिए। डेल्टा C बाय डेल्टा T, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा C बाय डेल्टा T। अगर हम R के टर्म्स में हम इसको लिखें तो ये जो डेल्टा C है बेटा, ये होता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और डेल्टा T होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, CF माइनस CI अपॉन TF माइनस TI। तो यहां पे अगर आप इसको पुट करोगे तो R आ जाएगा CR माइनस CR0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0। CR माइनस CR0 डिवाइडेड बाय T माइनस 0। अब देखो, क्योंकि यहां पे जो R है वो रिएक्शन के साथ रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता जा रहा है, जबकि P का जो साथ इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये जो CR माइनस CR0 है ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि CR वैल्यू CR0 से कम है, तो CR माइनस CR0 नेगेटिव है, और टाइम का जो चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां पे, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, तो इस वजह से हमें यहां पे एक माइनस साइन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे हमें एक माइनस साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि जो रेट वैल्यू है, रेट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, रेट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। जबकि अगर हम इसी को P के कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर लिखें, तो P के कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं CP, जो P का कंसंट्रेशन है टाइम T, माइनस जो P का कंसंट्रेशन है T इज इक्वल टू 0, तो CP माइनस 0 अपॉन T माइनस 0। तो यहां पे हमें कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि रेट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो समटाइम्स उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है, और अगर रेट के एक्सप्रेशन में माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये माइनस साइन हमेशा इंडिकेट करता है कि उस स्पीसीज का जिसके रिस्पेक्ट में रेट को डिफाइन किया गया है, उस स्पीसीज का कंजम्पशन हो रहा है इन द रिएक्शन, यानी कि उस स्पीसीज का डिसअपियरेंस हो रहा है इन द रिएक्शन। और अगर पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि उस स्पीसीज का अपीयरेंस हो रहा है या उसका फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो नेगेटिव साइन in the rate expression, negative sign in the rate expression indicates that negative sign in the rate expression indicates that the given species
Negative sign in the rate expression indicates that the given species undergo disappearance. Given species undergo disappearance during the reaction. Disappearance during the reaction. Whereas positive sign in the rate expression, indicates that the given species undergo appearance, that is formation in the reaction. तो यहां पे R का डिसअपियरेंस हो रहा है और P का अपीयरेंस हो रहा है. ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे माइनस R. अगर R के रिस्पेक्ट में रेट को लिख रहे हैं तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस R, क्योंकि R का डिसअपियरेंस हो रहा है. और हम इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R. इसी तरीके से अगर P के रेस्पेक्ट में रेट को लिखे तो लिखेंगे RP. तो RP का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P. तो अगर आपने रेट के साथ माइनस साइन देख लिया, तुरंत समझ जाओ कि उस स्पीसीज का डिसअपियरेंस हो रहा है. और अगर रेट के साथ पॉजिटिव साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि उस स्पीसीज का अपीयरेंस या फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये बात क्लियर हुई बेटा, अपीयरेंस और डिसअपियरेंस का क्या मतलब है. तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट प्रोसीड करती है, तो इसका मतलब कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका डिसअपियरेंस और प्रोडक्ट का अपीयरेंस हो रहा है. ठीक है, अब देखो बात आती है कि अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसीडर करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है. एक वेरिएबल है टेम्परेचर और दूसरा वेरिएबल है कंसंट्रेशन. तो आप इस बात को नोट कर लो, नोट में लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन following two variables. Rate of reaction depends upon following two variables. Number one, temperature, and number two, concentration. Temperature and concentration. तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, rate of reaction R is the function of two variable, temperature and concentration. Rate of reaction R is the function of temperature and concentration.
बाकी ये जो दोनों टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन में, जो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म, ये अलग अलग ऑब्जर्व होते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। rate of reaction R is equal to function of temperature multiplied by function of concentration। और ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, K टाइम्स फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, where K is called rate constant। लिख लो, where K is called rate constant, where K is called rate constant which depends upon temperature, which depends upon temperature। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, इसकी स्टडी डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में करेंगे। वैसे एक इक्वेशन होती है जो रेट कांस्टेंट का वेरिएशन को विद टेम्परेचर बताती है, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन, आर्हीनियस इक्वेशन। ये इक्वेशन है K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस EA बाई RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। यहाँ पे T टेम्परेचर है और K रेट कांस्टेंट। तो जो रेट कांस्टेंट वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हम इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म बोल रहे हैं K को। और बाकी ये क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है। अब देखो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है वो एक रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स होता है, और इसमें हमेशा सिर्फ रिएक्शन का जो रिएक्टेंट टर्म है, जो रिएक्टेंट पार्ट है, उसी का कंसंट्रेशन अपीयर होता है। तो आप नोट कर लो, लिखो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन, concentration dependent term of rate expression is always fixed, is always fixed, and it is determined, and it is determined experimentally, and it is determined experimentally। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, concentration dependent term of rate expression is always fixed and it is determined experimentally। आगे लिखो, इसी में लिखो, in concentration dependent term, in concentration dependent term only the concentration of reactant, only the concentration of reactant is involved। In concentration dependent term only the concentration of reactant is involved, only the concentration of reactant is involved। ठीक है, तो अब जैसे देखो बेटा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट, डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, dependency of reaction rate on stoichiometry of the reaction।
डिपेंडेंसी ऑफ रिएक्शन रेट ऑन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे मान लो हम एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, नोट कर लो इसको, कंसिडरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कंसिडरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लो ये रिएक्शन है Ma प्लस Nb गिव्स Pc प्लस Qd। अगर मान लो ये रिएक्शन है Ma प्लस Nb गिव्स Pc प्लस Qd। अब यहां पे देखो M, N, P and Q are the stoichiometric coefficients of reaction component A, B, C and D respectively। ठीक है, रिएक्टेंट A का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट M है, रिएक्टेंट B का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट N है, प्रोडक्ट C का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट P है और प्रोडक्ट D का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट Q है। ठीक है, तो जैसा आपने पहले जब 11th में मोल कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था, मतलब फर्स्ट चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स इन केमिस्ट्री, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, उनका स्टोइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हो उनका मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो एक बार जरा आप इस बात को फिर से नोट कर लो, लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन molar stoichiometric ratio of all reaction component is always constant, ठीक है, तो हम यहां पे बोलेंगे मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। अगर रिएक्टेंट ए का मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो को कंसीडर करें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, मतलब ए का जो मोल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू Na/m। इसी तरीके से मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू Nb/n। ऐसे ही मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ सी इज इक्वल टू Nc/p, और ऐसे ही मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ डी इज इक्वल टू Nd/q, ये होगा। और यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो रेशियो है, मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, ये सबके लिए क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज Na/m इज इक्वल टू Nb/n is equal to Nc/p is equal to Nd/q, and this is equal to constant। तो जैसे आप यहां पे देख रहे हो
कि मोलर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट है, उसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि जो मोलर रेट रेशियो होगा, मोलर रेट रेशियो, या आप बोल सकते हो स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो भी कांस्टेंट होगा। मोलर रेट रेशियो नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, as in a chemical reaction, as in a chemical reaction, as in a chemical reaction, molar stoichiometric ratio, molar stoichiometric ratio is constant, molar stoichiometric ratio is constant. Similarly, in the reaction, stoichiometric rate ratio is also constant. Stoichiometric rate ratio is also constant. Stoichiometric rate ratio is also constant. तो अगर हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में जो रेट है वो माइनस आ रही है, माइनस इसलिए क्योंकि ए का डिसअपियरेंस हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में रेट अगर माइनस आर बी है, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। प्रोडक्ट सी के रेस्पेक्ट में रेट अगर आर सी है, और प्रोडक्ट डी के रेस्पेक्ट में रेट अगर आर डी है, आर सी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड आर डी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, तो फिर हम ये बोल सकते हैं यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ ए, स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ ए, स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस आर ए बाई एम। इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस आर बी बाई एन, और इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ सी ये हो जाएगा आर सी बाई पी, और इसी तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक रेट रेशियो ऑफ डी हो जाएगा आर डी बाई क्यू। और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि therefore माइनस आर ए बाई एम इज इक्वल टू माइनस आर बी बाई एन इज इक्वल टू आर सी बाई पी इज इक्वल टू आर डी बाई क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये सबको समझ में आ गया यहां तक, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है?
जैसे स्टोइकोमेट्रिक मोलर रेशियो कांस्टेंट होता है, वैसे ही स्टोइकोमेट्रिक रेट रेशियो भी कांस्टेंट होता है। तो उसी के बेसिस पे हमने ये रिजल्ट लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कंसिडर करें, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। ये फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक रिएक्शन के लिए हमेशा फिक्स होता है और इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए इन्वॉल्व है, उसी रिएक्शन में रिएक्टेंट बी भी इन्वॉल्व है, उसमें प्रोडक्ट सी भी इन्वॉल्व है और प्रोडक्ट डी भी इन्वॉल्व है। सबके लिए जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन लिख रहा हूं। बाकी जिसके रेस्पेक्ट में आप रेट को डिफाइन करोगे, उसी के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट होगा उसको कंसिडर करोगे। तो माइनस आर ए इज इक्वल टू के इंटू फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। इसी तरीके से माइनस आर बी यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि फिक्स रहेगा। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू सी मल्टीप्लाइड बाय सेम फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी is equal to rate constant with respect to D multiplied by same function of concentration. And इसी तरीके से ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन R होगा, वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल रेट कांस्टेंट K मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म है ये सब में सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है यहाँ पे? ये रेट कांस्टेंट बदलता जा रहा है और उसी के करस्पॉन्डिंग ये रेट एक्सप्रेशन भी बदलेगा। तो अगर हम इसको यहां पे पुट कर दें तो क्या होगा? फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन सब में कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हम इसको यहां पे पुट करके ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए is equal to rate constant with respect to B upon stoichiometric coefficient of B. This is equal to rate constant with respect to C upon stoichiometric coefficient of C. This is equal to rate constant with respect to D upon stoichiometric coefficient of D, and this is equal to overall rate constant K. तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट है अपॉन उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है अपॉन उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये सारी एनालिसिस क्लियर हो गई बेटा? अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फॉर अ गैसियस फेस डिकम्पोजिशन
for a gaseous phase decomposition of nitrogen pentoxide, for a gaseous phase decomposition of nitrogen pentoxide N2O5, which proceed according to the following reaction, which proceed according to the following reaction, which proceed according to the following reaction. 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. 4NO2 plus O2. लिखो, if the rate of formation of NO2, if the rate of formation of NO2 during the reaction, if the rate of formation of NO2 during the reaction is 11.5 gram per minute, then calculate if the rate of formation of NO2 is 11.5 gram per minute, then calculate the rate of disappearance of N2O5, the rate of disappearance of N2O5 and rate of formation of oxygen, and rate of formation of oxygen in gram per minute, in gram per minute. अरे क्या रिपीट करूं पूरा क्वेश्चन? गिवन है क्वेश्चन में, फॉर गैसियस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, for gaseous phase decomposition of N2O5 which proceed according to the following reaction. ये reaction given है. For gaseous phase decomposition of N2O5 which proceed according to the following reaction, ये reaction given है. If rate of formation of NO2, if rate of formation of NO2 is 11.5 gram per minute, 11.5 gram per minute, then calculate the rate of disappearance of N2O5, then calculate the rate of disappearance of N2O5 and rate of formation of O2 in gram per minute. Rate of formation of O2 in gram per minute. ये रेट वैल्यू कुछ लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, -5.25, -5.25.
मतलब जो बात मैं बोलूंगा उसका उल्टा ही समझोगे। मैंने बोला कि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे आप सबने एक कॉमन मिस्टेक की हुई है, सबने। अब मैं बताता हूं आप लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करते हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन कभी भी मास के टर्म्स में नहीं होता। स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा मोल के टर्म्स में होता है, और आप सभी लोग जो आंसर बता रहे हो वो मास के टर्म्स में स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करके बता रहे हो। तो नोट में इस बात को लिख लो। लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन इज नेवर पॉसिबल in terms of mass. Stoichiometric comparison is never possible in terms of mass. It is always done in terms of number of mole. It is always done in terms of number of mole. तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मास के टर्म्स में कभी नहीं होगा, ये हमेशा नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में परफॉर्म किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इसका ग्राम पर मिनट को इसके मोल पर मिनट में कन्वर्ट करना है। इसका मोल पर मिनट क्या हो जाएगा, 11.5 अपॉन 46 मोल पर मिनट, यानी कि 1/4 मोल पर मिनट। 1/4 मोल पर मिनट। अब आपको अगर निकाला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 तो आप लिखोगे RnO2/4 इज इक्वल टू RO2/1। RnO2/4 इज इक्वल टू RO2/1। तो RO2 इज इक्वल टू 1/4/4 यानी कि 1/16 मोल पर मिनट। बट आंसर यहां पे पूछा है ग्राम पर मिनट में, तो 1/16 मल्टीप्लाइड बाई 32 ग्राम पर मिनट, तो ये आ जाएगा बेटा 2 ग्राम पर मिनट। 2 ग्राम पर मिनट। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 आएगा 2 ग्राम पर मिनट। अब देखो, आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 4। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाय 2। तो ये आ जाएगा 1/8 मोल पर मिनट। 1/8 मोल पर मिनट। अब 1/8 मोल पर मिनट को मास के टर्म्स में अगर आप कंसीडर करो ग्राम पर मिनट के टर्म्स में, तो 80 + 28 108 ग्राम पर मिनट। तो ये आ जाएगा 13.5 ग्राम पर मिनट। अब आप देख सकते हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये है 13.5 ग्राम पर मिनट। 1 मिनट में इसका 13.5 ग्राम डिसअपियर हो रहा है।
और इसका 1 मिनट में 11.5 ग्राम अपीयर हो रहा है, और इसका 1 मिनट में 2 ग्राम अपीयर हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहां पे जितना मास डिसअपियर हुआ यहां पे उतना टोटल मास अपीयर हुआ। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। जितना टोटल मास डिसअपियर हो रहा है उतना ही टोटल मास अपीयर हो रहा है। तो समझ में आया आपने क्या गलती की है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? और ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने आज तक ये क्वेश्चन मैं लगभग जब से टीचिंग कर रहा हूं तो हर साल जो है ये मैं क्लास में कराता हूं इस तरीके का क्वेश्चन। बस कभी ये कंपाउंड रिएक्शन चेंज हो जाती है, कभी डेटा चेंज हो जाता है, बट कोर कॉन्सेप्ट ये रहता है। मैं हर साल ये क्वेश्चन पूछता हूं और हर साल मुझे एक भी सही आंसर नहीं मिलता। मतलब आपने कुछ नया काम नहीं किया है, आप भी वही गलती करते आ रहे हो, वही गलती कर रहे हो जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं। बट आगे से ध्यान रखना कि जब कभी स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन करना हो तो स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन हमेशा मोल के टर्म्स में होगा। कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन मास के टर्म्स में परफॉर्म नहीं किया जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन, in the following reaction in the following reaction Na converted into Nb, Na converted into Nb, following expression holds good, following expression holds good. Log of 10 base minus Ra is equal to log of 10 base Rb. Log of 10 base minus Ra is equal to log of 10 base Rb plus 0.7 plus 0.7. Then determine the value of m by n. m by n वैल्यू बतानी।
ठीक है, 5.011 कैलकुलेटर बताएगा, वैसे अप्रोक्सीमेटली हम 5 ही इसको लेंगे। log 5 जो है वो 0.6990 होता है, अप्रोक्सीमेटली हम उसको 0.7 ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या होगा, माइनस आर ए बाई ए माइनस आर ए बाई एम इज इक्वल टू आर बी बाई एन। तो हम लिख सकते हैं माइनस आर ए इज इक्वल टू एम बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आर बी। अब आप दोनों साइड में लॉग ले लो। अगर दोनों साइड में लॉग लेते हो तो log ऑफ 10 बेस माइनस आर ए इज इक्वल टू log ऑफ 10 बेस आर बी प्लस log ऑफ 10 बेस m बाई n। अब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, ये कंपेयर करोगे। अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर log ऑफ 10 बेस m by n is equal to 0.7 and this is approximately equal to log 5. Approximately equal to log 5. So this implies m by n is equal to 5. आप ये भी बोल सकते हो कि ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है 5a gives b। कई बार ये स्टोइकोमेट्री भी पूछ लेते हैं। ma gets converted into nb, तो आप बोल सकते हो 5a gets converted into b। हो गया क्लियर सबको? अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें लिखो रेट ऑफ रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। Rate of reaction are of two types. Number one, average rate of reaction. Average rate of reaction. Average rate of reaction. तो आप इसका डिटेल लिख लो। Average rate of reaction, इसका डिटेल लिखो। The change in molar concentration, the change in molar concentration of reactant or product, the change in molar concentration of reactant or product over a long time interval, over a long time interval, over a long time interval is called average rate of reaction, is called average rate of reaction.
तो बोले किसी बड़े टाइम इंटरवल में, ठीक है, किसी बड़े टाइम इंटरवल में किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया है, मान लो इस रिएक्शन को Ma gets converted into Nb, Ma gets converted into Nb, ये एक रिएक्शन है, और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में कर्व गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ A और टाइम के बीच में कर्व गिवन है। मान लो कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है, अगर ऐसा कर्व ऑब्जर्व होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच में, हमने टाइम इंटरवल कंसीडर किया है एनालिसिस के लिए। अगर मान लो टाइम इंटरवल हमने लिया है T1 टू T2, ये टाइम इंटरवल हमने लिया है। T1 से T2 का टाइम इंटरवल हम कंसीडर कर रहे हैं। और अगर मान लो इस टाइम इंटरवल में ए का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता है Ca1 टू Ca2, Ca1 टू Ca2। तो अब देखो, अगर हम एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को कंसिडर करें, एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो हम इसको लिख सकते हैं आर ए एवरेज। अब आर ए एवरेज क्या होगा, देखो ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि जो T2 है वो तो T1 से बड़ा है, मतलब T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, लेकिन Ca2 Ca1 से छोटा है, तो Ca2 माइनस Ca1 नेगेटिव है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा माइनस साइन, और अगर हमने यहां पे माइनस साइन लगाया तो हमें यहां भी माइनस साइन लगाना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस आर ए एवरेज इज इक्वल टू माइनस Ca2 माइनस Ca2 माइनस ऑफ Ca2 माइनस Ca1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि रेट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें यहां पे माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। तो ये तो है बेटा एवरेज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अगर आपसे बोला जाए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर हमें यहां पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आर एवरेज इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिपेंडेंसी में मैंने बताया था कि किसी भी रिएक्शन कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में जो रेट है अपॉन उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा।
तो यहाँ पे हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो आर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो क्या है, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एम है, तो आप लिखोगे इसको 1/m मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर ए एवरेज, 1/m मल्टीप्लाइड बाई माइनस आर ए एवरेज। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू -1/m मल्टीप्लाइड बाई CA2 माइनस CA1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। तो आप ये देखो कि किस रिएक्शन कंपोनेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, जिसका कंसंट्रेशन गिवन होगा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। अगर यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन गिवन है तो ए के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड करोगे। अगर यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन गिवन होता और टाइम सीबी और टी के बीच में अगर कर्व होता तो बी के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ता। ये समझ में आ गया बेटा? अगर यहीं पे मान लो ये कर्व गिवन होता, अगर मान लो ये कर्व गिवन है और ये टाइम इंटरवल हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे T1 टू T2, ये हो गया CB1 और ये हो गया CB2। तो एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आर बी एवरेज इज इक्वल टू CB2 माइनस CB1, CB2 माइनस CB1 अपॉन T2 माइनस T1। अब क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है। और अगर आपको यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ओवरऑल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज, तो ये हो जाएगा आर बी एवरेज डिवाइडेड बाई एन, आर बी एवरेज डिवाइडेड बाई एन, यानी कि ये आ जाएगा 1/n मल्टीप्लाइड बाई CB2 माइनस CB1 अपॉन T2 माइनस T1।
तो आपको हमेशा यह देखना है कि कंसंट्रेशन किसका गिवन है। जिस रिएक्शन कंपोनेंट का कंसंट्रेशन गिवन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे। तो ये तो बात हो गई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब आप लिखो सेकंड क्लासिफिकेशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें नोट करो, लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन infinitesimally small, infinitesimally small, infinitesimally small time interval, average rate of reaction in infinitesimally small time interval, infinitesimally small time interval is called instantaneous rate of reaction, is called instantaneous rate of reaction। infinitesimally small टाइम इंटरवल का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो infinitesimally small time interval means delta t tending to 0। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, average rate of reaction in infinitesimally small time interval, average rate of reaction in infinitesimally small time interval is called instantaneous rate of reaction, is called instantaneous rate of reaction। Average rate of reaction in infinitesimally small time interval is called instantaneous rate of reaction। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R instantaneous is equal to limit delta t tending to 0। R instantaneous is equal to limit delta t tending to 0, R average। मतलब आप ये लिख सकते हो, R instantaneous is equal to limit
डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा C by डेल्टा T। R instantaneous is equal to limit delta T tending to 0 डेल्टा C by डेल्टा T, और इसी को हम लिखते हैं dC by dt। इसी को dC by dt लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन कैसे करोगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, तो लिखो इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड, इंस्टेंटेनियस रेट इज डिटरमाइंड by drawing a tangent line, by drawing a tangent line in the curve, by drawing a tangent line in the curve between concentration and time, in the curve between concentration and time at a given instant, at a given instant, and then the slope of tangent line is determined, and then the slope of tangent line is determined। आगे लिखो, if the slope of tangent line, if the slope of tangent line, if the slope of tangent line is negative, if the slope of tangent line is negative, then a negative sign, then a negative sign is taken into consideration, then a negative sign is taken into consideration along with it, then a negative sign is taken into consideration along with it to determine instantaneous rate of disappearance, instantaneous rate of disappearance of the reaction component, instantaneous rate of disappearance of the reaction component। अगर नेगेटिव साइन हम लगा रहे हैं स्लोप के साथ उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, तो मतलब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात कर रहे हैं। और अगर हमें कोई नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज स्लोप अपने आप में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम फॉर्मेशन, इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ग्राफिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो अगर हमने इस रिएक्शन को कंसीडर किया Ma gets converted into Nb, Ma gets converted into Nb, और यहां पे Ca और T के बीच में कर्व गिवन है और कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व हो रहा है। अगर ऐसा कर्व आ रहा है, अब मान लो आपसे बोला जा रहा है कि एक इंस्टेंट
टी पे या T1 पे, इंस्टेंट T1 पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है। तो देखो कैसे डिटरमाइन करोगे, आप क्या करोगे, यहां से पहले तो एक वर्टिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे कर्व के ऊपर। अब ये वर्टिकल प्रोजेक्शन कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पे आपको एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है। इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है आपको। तो आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस rate of disappearance of A, instantaneous rate of disappearance of A, RA instantaneous, ठीक है, RA instantaneous is equal to नेगेटिव ऑफ, यहां पे क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन dCA बाई dt होगा। ठीक है, तो माइनस dCA बाई dt, माइनस dCA बाई dt होगा। Instantaneous rate of disappearance of A, that is RA instantaneous, is equal to negative of slope of tangent line होना चाहिए। नेगेटिव इसलिए क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो रेट को बताता है और रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, that is equal to minus dCA by dt, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन dCA by dt है, तो माइनस dCA by dt है। ये तो एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है। अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, R instantaneous is equal to RA instantaneous upon stoichiometric coefficient of A। तो m स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है A का, तो m से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा -1/m इंटू dCA बाई dt। -1/m इंटू dCA बाई dt। आप अगर यहाँ पे हमेशा अगर मान लो कंसंट्रेशन के साथ कोई रिएक्शन कंपोनेंट मेंशन किया गया है ना, तो हमेशा आपको ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए उस कंपोनेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। बट अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता C एंड T, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में करो,
अब ये नहीं बताया गया कि कंसंट्रेशन किसका है। तो जब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में कर्व गिवन है और कंसंट्रेशन नहीं मेंशन किया गया है कि किसका कंसंट्रेशन है, तो फिर वहां पे आप सीधे डीसी बाई डी निकालोगे और वो डीसी बाई डी ही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है, वो डिपेंड करेगा। डीसी बाई डी नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो नहीं लगाना है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, कैसे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, कर्व के ऊपर उस इंस्टेंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो और फिर टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन नेगेटिव आता है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन नेगेटिव आता है तो हमें माइनस साइन लगा करके उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और फिर ये देखना है कि कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में या ओवरऑल। अगर ओवरऑल निकालना है तो क्या करोगे, ओवरऑल निकालना है तो उस कंपोनेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट सबसे ज्यादा गड़बड़ मालूम है किस चीज को लेकर के करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ही ध्यान नहीं देता। और इसी की वजह से मोस्टली आंसर जो है लोग गलत निकालते हैं। इसलिए केयरफुल रहना इस बात को लेकर के कि कंसंट्रेशन किसका गिवन है, रिएक्टेंट का गिवन है या प्रोडक्ट का गिवन है। अगर रिएक्टेंट का गिवन है तो रिएक्टेंट डिसअपियर होता है रिएक्शन में, बाकी स्लोप से भी आपको पता चल जाएगा। स्लोप अगर नेगेटिव आया तो माइनस साइन लगाना है, और जिस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन गिवन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, लिखो द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, the decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride, the decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride at 318 Kelvin, at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5, has been studied by monitoring the concentration of N2O5, concentration of N2O5 in the solution, N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 molar, is 2.33 molar, and after 184 minutes, and after 184 minutes, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 molar. It is reduced to 2.08 molar. Reaction takes place as follows. Reaction takes place as follows.
ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री गिवन है। आगे लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट द रेट ऑफ calculate the rate of this reaction calculate the rate of this reaction calculate the average rate of this reaction in terms of hours minutes and seconds in terms of hours minutes and seconds also calculate the rate of formation of NO2 also calculate the rate of formation of NO2 during this period of time during this period of time during this period of time the decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. The decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. कौन से यूनिट में बता रही है? पहले वाला तो आर वाले में है सर, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। ये जो 1.35 इंटू 10 पावर -3 तुमने बताया, ये आवर्स के टर्म्स में बताया? नहीं, ये मिनट वाला है, सबसे पहला आवर्स में था। अच्छा, कैसे कैलकुलेट किया, जरा मेथड बताएगा? पहले सर वो निकाल लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन, हम्म फिर बाय टाइम कर दिया, मतलब कितना टाइम है, और फिर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। यस। और ठीक किया, ठीक किया। तो इस क्वेश्चन में
N2O5 का कंसंट्रेशन इनिशियली 2.33 मोलर है और 184 मिनट के बाद 2.08 मोलर है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे R एवरेज। तो R एवरेज क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस टाइम्स, माइनस इसलिए क्योंकि N2O5 का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस टाइम्स 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाय 184 डिवाइडेड बाय 184। तो ये आ जाएगा बेटा 0.25 यानी कि 1/4। तो 1/8 इंटू 184 ये मोलर पर मिनट आ गया, मोलर पर मिनट। 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 डिवाइडेड बाय 184 मोलर पर मिनट आ गया। तो ये 1.35 इंटू 10⁻³ आता है। सर वो डिवाइड बाय 2 लिखा था, इसमें करना भूल गया कैलकुलेशन में। हाँ, तो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आया। (6.79 इंटू 10⁻⁻4). तो 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर मिनट आ गया। ठीक है, अगर हम इसको पर आवर के टर्म्स में कंसीडर करें, ठीक है, पर आवर के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 60 मोलर पर आवर। इंटू 60 मोलर पर आवर। तो ये आप बता रहे हैं 4.07 इंटू 10⁻⁻2। 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोलर पर आवर। और अगर इसको आपको निकालना है मोलर पर सेकेंड के टर्म्स में, तो R एवरेज इज इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 60 मोलर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 60 मोलर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5। 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोलर पर सेकेंड। ये तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और आपसे यहां पे पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ऑब्वियसली एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की बात करोगे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाई 4 इज इक्वल टू R एवरेज। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 बाई 4 इज इक्वल टू R एवरेज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R एवरेज। अब आपको अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो जो टाइम की यूनिट गिवन थे उसी टर्म में बता दो। तो मोलर पर मिनट के टर्म्स में आप आंसर बता दो।
तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/8 इंटू 184 मोलर पर मिनट। ये कितना आ गया? (6.79 into 10⁻⁴ multiplied by 4। ठीक है, 2.7 into 10⁻³ मोलर पर मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी ऑन स्टोइकियोमेट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया है। अब मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन डिपेंडेंट टर्म में अपीयर होने वाले जो टर्म्स हैं केमिकल काइनेटिक्स में, उनकी हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बाकी कल की क्लास में देखेंगे।